हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीपीसी के लिए लगातार मैं आप सबको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सामान्य विज्ञान का ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले पार्ट में आपको मैंने केमिस्ट्री के लगभग 20 प्लस 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाए थे। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, पहले आप देख लेते उस होमवर्क के बारे में। तो काफी सारे लोगों ने उसका सही जवाब दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क था कि आधुनिक आवर्ती नियम जो है किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया था ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है भाई, हैरी मोस्ले। अब मैंने आपको जैसा कि वादा किया था कि जितने भी लोग यहाँ पर इसका जवाब देते हैं करेक्ट, उनका जो नाम है अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो यहाँ पर जवाब दिया था सबसे पहले इसका अंकित विश्वकर्मा जी ने। इसके अलावा इसका जवाब दिया था भाई सबसे पहले ऋचिक देव जी ने। तो दो लोगों ने इसका जवाब तो सबसे पहले दिया था। तो यहाँ पर जिन्होंने जवाब दिया वो बधाई के पात्र है। और आज के लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क होगा और आपको भी जवाब देना है कमेंट करके, जिससे अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, कह रहा है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। अब भाई यहाँ पर 4 तत्व दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो याद रखिएगा जो आपका लिथियम है, याद रखिएगा जो लिथियम है दोस्तों, ये आपका इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति में सबसे हल्की धातु के रूप में जाने जाने वाली ये क्षारीय धातु के समूह का जो लिथियम होता है वो आपका परमाणु क्रमांक 3 वाला होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से परिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है यूट्रोफिकेशन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। दोस्तों यूट्रोफिकेशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो आपका अक्रिय गैस नहीं है। अगर हम बात करते हैं अक्रिय गैस कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, नियॉन तथा रेडॉन जो है वो नोबेल गैस या अक्रिय गैसें कहलाती हैं। तो और लेकिन जो हाइड्रोजन है आपका अक्रिय गैस नहीं होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्न में से किस गैस को अज्ञात यानी कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये शायद मैंने कल वाले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर जीनॉन, ऑप्शन जिसका बी है जीनॉन, याद रखिएगा जीनॉन एक अधात्विक यानी कि नॉन मेटल रासायनिक तत्व है और इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, XE होता है। ये होता है इसका रासायनिक प्रतीक। और इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 254 है। और यह उन कुछ तत्वों में से एक है जो मानक ताप और दाब पर गैस अवस्था में रहते हैं। और इस गैस का जो नाम है वो ग्रीस शब्द XENOS इससे लिया गया है, समझिए दोस्तों। और इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ही क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है अज्ञात या अजनबी होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है। पारद धातु मिश्रण का जो गठन करती है वहां पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी पारा। पारद से पारा। अब देख सकते हैं आपका यहाँ पर एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 9 अप्रैल 2016 और 3 मई 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पारा भाई एक ऐसा धातु होता है जो अधिकांशतः सभी धातुओं के साथ पारद धातु मिश्रण यानी कि एमलगम बनाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है एमलगम, AMALGAM। तो याद रखिएगा पारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा भाई बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। काफी आपने घर पे भी कभी कभी ट्राई तो किया ही होगा कि बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। आपको सबको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर जो होता है पानी जो है बर्फ बदल जाता है, लेकिन बर्फ पर नमक डाल दें तो उसका जो हिमांक होता है वो 0 से नीचे चला जाता है, अर्थात नमक मिलाने से बर्फ पिघलना जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सोना को घोल सकता है। इसमें बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है, कौन सी धातु है जो सोना को घोल सकता है। तो याद रखिएगा एक्वारेजिया या अम्लराज, एक्वारेजिया जिसको हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं। तो जो एक्वारेजिया है वो आपके सोना को घोल सकता है। एक्वारेजिया क्या होता है, अम्लराज की बात करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में इनको मिलाते हैं, जो सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को अपने में घोलने के काम मतलब घोल सकती है। जैसे आप बोलते हैं ना कि गला सकती है, तो आप ऐसे मान सकते हो। तो ऑप्शन जिसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये कह रहा है कि
अष्ट निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अष्टभुज, याद रखिएगा अष्टभुज जो है दोस्तों जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिंक एक ऐसा सूक्ष्म खनिज है जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के मांस और समुद्री जीवों से बचने के लिए हम लोग जो है जीवों से बनने वाले भोजन में जिंक की पर्याप्त मात्रा होती है। समझ गए? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि विलवीकरण या देखिए या डिसोलिनेशन जिसको क्या है ये बताना है कि विलवड़ीकरण आपका बेसिकली क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ अलग करती है, इसी को हम लोग डिसोलिनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, तो कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में से आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम भिन्न हो जाएगा। क्यों भिन्न होगा भाई? जिरकोनियम, सिलिकॉन और गैलियम जो है ये सारी आपके अर्धचालक धातु हैं, जबकि पोटेशियम जो है ये पोटेशियम धातु जो है इनसे बिल्कुल भिन्न गुण रखता है और ये अर्धचालक का गुण नहीं रखता है। इसलिए ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। तो अलग या विषम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए आर्गन, नियान, जीनॉन और हाइड्रोजन में देखा जाए तो आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो भाई? आर्गन, नियान और जीनॉन ये सारी अक्रिय गैसें हैं और हाइड्रोजन जो है वो आपका एक क्रियाशील तीव्र ज्वलनशील गैस है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है, जो अलग है उसको चुनना है। तो एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल में देखा जाए तो आपका जो पीतल है वो आपका अलग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन इसका डी पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य धातुएं जो है यानी कि एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा जो है ये सारी की सारी आपकी स्वतंत्र धातुएं हैं। समझ गए? और पीतल किसका 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 एलॉय होता है? याद रखिएगा पीतल जो होता है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। तांबा से मिलकर बना होता है और आपका प्लस जिंक का एलॉय होता है। समझ गए दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए ध्यान से कि निम्न में से विषम को चुने। विषम चुनना है आपको यहाँ पर, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो पारा है, हाइड्रोजीरम है, इसके अलावा पारद या क्विक सिल्वर है, आपका ब्रोमोस है। तो यहाँ पर देखा जाए ब्रोमोस जो ऑप्शन नंबर इसका डी कह रहा है, ब्रोमोस ये आपका अलग हो जाएगा। ब्रोमोस के बारे में अगर बात करते हैं तो पारा, पहले जानते हो पारा क्या होता है। पारा जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेतांक Hg है तथा परमाणु क्रमांक 80 है। इसे पारद या क्विक सिल्वर तथा हाइड्रोजीरम इस नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि ये एक ही चीज है। तो आपका ब्रोमोस जो है आपका बिल्कुल अन्य तीनों से अलग है। तो ऑप्शन जिसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है क्विक सिल्वर। अभी देखिए मैंने आपको बताया क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मरकरी, देखिए क्विक सिल्वर यहाँ पर मरकरी को भी कहा जाता है। तो पारा के कितने नाम आपको यहाँ पर तैयार हो गए? पारा का Hg, मरकरी, परमाणु क्रमांक आपका 80, पारद या क्विक सिल्वर, इसके अलावा हाइड्रोजीरम। तो काफी सारे नामों से जानते हैं इस क्विक सिल्वर को। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से भिन्न ज्ञात कीजिए। इन चारों में भिन्न क्या है? NaCl, Na2CO3, H2O, He। इनमें अगर देखा जाए भिन्न क्या हो जाएगा, तो देखिए जाए तो इसमें भिन्न आपका हो जाएगा He, हीलियम। क्यों भिन्न हो जाएगा? हीलियम जो होता है एक गैस का प्रतीक है जो कि एक सरल तत्व है, जबकि जो अन्य यहाँ पर दिए गए हैं ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बने हुए हैं। समझ गए दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में रेलवे से पूछ रहा है कि अभिकथन और कारण देता है। तो अभिकथन कह रहा है कि कपड़े गर्म पानी से ठीक से धुल नहीं पाते हैं। कारण दिया गया है कि कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए और आर, देखिए ए और कारण आर दोनों सही है। और लेकिन जो आर जो है, देखो यहाँ पर कपड़े गर्म पानी से ठीक से धुल नहीं पाते, यहाँ पर कठोर जल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आर जो है ठीक से व्याख्या नहीं कर रहा है, उचित व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने एक और रहा कि अभिकथन दिया गया है और आपका यहाँ पर कारण दिया गया है। तो पानी एक सार्वत्रिक विलय है और कारण है पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलयित कर सकता है। तो सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ए और आर
कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, और आर जो है ए की उचित व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलेय कर सकता है, इसलिए पानी एक सर्वाधिक विलायक है। तो ऑप्शन जो इसका ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि जल जीवन के लिए आवश्यक है, ये आपका कथन है। कारण कह रहा है कि यह 3 भाग हाइड्रोजन का एक और भाग और 3 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन का मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोनों कथन यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दोनों कथन नहीं सही, यहाँ पर सिर्फ अभिकथन सही है। क्योंकि अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का 3 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग, जल तो हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है अभिकथन सही है, लेकिन कारण जो है आपका गलत हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, H2O होता है सूत्र, तो आप सबको याद है ना, H2O होता है जल का सूत्र, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनियमन होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आपका देखिए 4 अप्रैल 2016 को पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें अभिकारक यौगिकों के एक भाग परस्पर विनियमन करके नया उत्पाद बनाते हैं। तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा भाई, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं किसका, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, क्लोरीन है और एलम है। तो आप लोग सबको पता है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थायी कठोरता की बात कर रहे हैं। तो स्थायी कठोरता की अगर बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। काफी सारे लोग यहाँ पर क्लोरीन देख के क्लोरीन लगा देंगे, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। खाने वाले सामान्य नमक का, माफ कीजिएगा कुछ आ गया था। तो यहाँ पर कह रहा है खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा भाई, खाने वाले सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम है वो आपका है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि माचिस की तीलियों में क्या होता है। तो माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, जिसके टिप होते हैं ना उस पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ पोटेशियम क्लोरेट तथा सल्फर भी इसी मिश्रण में मिलाए जाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है कि जिससे हमें LPG सिलेंडर गैस लीक होने का पता चलता है। देखिए क्वेश्चन कई वे में आपसे अभी तक पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा सल्फर यौगिक। तो ऑप्शन जिसका सी है, जो आपका घरेलू कुकिंग गैस होता है उसमें LPG के साथ साथ एक गंधयुक्त सल्फर यौगिक और एथिल मॉर्केटन CH3CH2SH मिलाया जाता है, जिससे आप लोग को पता चलता है अगर कुछ भी गैस लीक होती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है। आसुत जल क्या होता है। आसुत जल डिस्टिलाइट वाटर जो होता है ये पूर्णतः शुद्ध अर्थात खनिज लवण रहित जल होता है, और ऐसे जल में मछलियों को डालने पर परासरण की क्रिया होने से मछलियों के शरीर के जो द्रव होते हैं वो पतले हो जाते हैं और ये मर जाती हैं। तो इसलिए देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है, परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है कि मीथेन के जलने पर क्या होता है। याद रखिएगा भाई, मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। याद रखिएगा, यहाँ पर चलिए मैं जला के दिखा देता हूँ। CH4 को जब हम जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ ही साथ आपका जल निकलेगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि भाई प्याज को काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। तो याद रखिएगा भाई, प्याज को काटते समय सल्फर यौगिक, ऑप्शन जिसका सी है सल्फर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि लोहे की जंग कैसी क्रिया होती है। तो लोहे में जो जंग लगता है ये आपका एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन जिसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसका भी जान लो, जाने रहो, याद रखो चाहे ना रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब लोहे की क्रिया जब कराते हैं जल के साथ, देखिए जल में रखो तो ज़्यादा लगता है, इसके साथ जब ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो आपका यहाँ पर 4
FeOH2 निकलता है। समझ गए दोस्तों। इस प्रकार लोहे की जल तथा ऑक्सीजन के साथ जब रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि निर्जलीकरण द्वारा जंग, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं जल। जंग किसको बोलते हैं? कभी कभी जंग का सूत्र पूछा जाता है, तो याद रखिएगा Fe2O3 N.H2O, ये होता है जंग का सूत्र, इसका निर्माण करता है। समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि लोहा पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, तो रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा लोहा क्या होता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा स्टील का एक रूप होता है ये रूप लोहा। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए आते हैं आज की होमवर्क पर। तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है। ये आज का होमवर्क है। जैसे कि लास्ट वाले में सबने जवाब दिया था, इसका भी जवाब दीजिए, जिससे आप लोग यहाँ पर अगले वीडियो में आपका नाम लिया जा सके। जवाब दीजिएगा, सामने आपके क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।